In this question, a narrow tube is drilled from one point to a diametrically opposite point through a planet with mass capital M and radius r. A thin stick with length 2r, that is equal to the diameter, and linear mass density lambda is placed in the tube with one end a distance x above the surface of the planet, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, as on the figure. Assume that there is no friction between the stick and tube and assume that planet has uniform density. The stick is released. As a function of x, find an exact expression for the net gravitational force on the stick. For small x, x much less than r, find an approximate expression for the force on the stick. And last, find the frequency of a small oscillations of the stick. तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट में डायमेट्रिकली यहाँ पर एक होल क्रिएट किया गया है और उसमें यहाँ पर ये स्टिक रखी गई है. इस स्टिक को सपोज इस तरीके के लोकेशन से यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाता है. तो यहाँ पर किसी फंक्शन x में फोर्स पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा. तो जब यहाँ पे फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो फोर्स के लिए हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी कि ये जो प्लेनेट है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है. तो इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है फॉर r लेस देन कैपिटल R. R यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, यानी कि अंदर वाले पॉइंट्स पे. तो अंदर वाले पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है G इज इक्वल टू GmR/r3 और बाहर वाले पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है G इज इक्वल टू Gm/r². तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है. यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूलेस थोड़े अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके का वेरिएशन कुछ यहाँ पे दिख रहा है इसमें. तो जैसे यहाँ पे सेंटर, तो सेंटर पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है. तो जैसे अभी मैं अंदर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो जैसे इधर की तरफ वेरी कर रहा होगा वैसे उधर की तरफ वेरी कर रहा होगा. तो इतना ये जो इधर का मास है, तो ये जो मास है जिसकी लेंथ यहाँ पे r-x होगी इस डायग्राम में. तो r-x लेंथ का ये जो मास है इस पर अट्रैक्शन का फोर्स इधर लग रहा होगा, इस पर ये अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है. इसी तरीके से ये सेंटर, इसको मैं लोकेट कर देता हूँ, और इधर भी एक ये r-x लेंथ का एक पार्ट होगा. तो r-x ये भी है और ये जो r-x वाला पार्ट है ये भी इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, इस पर भी अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ. तो जितना इस पे सेंटर की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इधर की तरफ टुवर्ड्स राइट, उतना ही इस r-x वाले पोर्शन पे टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा. ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हैं. तो जो नेट फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इस रॉड के ऊपर, इस स्टिक के ऊपर, वो एक तो ये वाला पार्ट है जो अंदर है और एक ये वाला पार्ट है जो कि यहाँ से बाहर है यहाँ पर. तो ये जो पार्ट होगा यहाँ पर ऑब्वियस है कि इसकी भी लेंथ यहाँ पर x के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है. तो x लेंथ का ये पार्ट और x लेंथ का यहाँ पर ये पार्ट, ये जो फोर्स इस पर लग रहा है इसको मैं F1 का नाम देता हूँ और इस पर जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा उसको मैं F2 बोल देता हूँ. तो जो नेट फोर्स यहाँ पर लग रहा है F नेट, F1 F2 का समेशन होगा. F1 F2 को ऐड कर दें क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है. और ये एक तरीके से जो x है, x के अपोजिट भी है, तो चाहे तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग रहा है. x उधर है और फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन जस्ट मैं मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ फोर्सेस के. तो पहले F1 कैलकुलेट करते हैं फिर F2. तो क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वेरिएबल है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट करके ये फोर्सेस कैलकुलेट करने होंगे. तो F1 की कैलकुलेशन, F1 इज इक्वल टू, तो उसके लिए हमें करना यहाँ पर ये होगा कि यहाँ से सेंटर से मैं r डिस्टेंस ले लेता हूँ और r डिस्टेंस जा कर के एक स्मॉल यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं dr. तो इस रॉड या स्टिक पे एक स्मॉल लेंथ मैंने यहाँ पे dr ले लिया और सेंटर से ही r डिस्टेंस मैंने लिया है, जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड को ईजिली यहाँ पे लिख पाएँ. तो r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला Gmr/r. ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मास जो होगा इस dr लेंथ, जो dr लेंथ है इसका मास हो जाएगा लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी है और उसको dr से मल्टीप्लाई कर देंगे. और इसमें r की जो लिमिट है, तो r कहाँ से स्टार्ट करना होगा, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा r. तो यहाँ से ये जो r है इसके लिए r-x हो जाएगा स्मॉल r, और कहाँ पे एंड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसके लिए हो जाएगा कैपिटल R. तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. तो इसका इंटीग्रेशन ईजी है, बाकी सब बाहर आ जाएंगे और r/dr बचेगा. r/dr का हो जाएगा r²/2. तो Gm लैम्डा डिवाइडेड बाई r3, r²/2 फ्रॉम r-x टू कैपिटल R. Gm लैम्डा डिवाइड बाई 2r3, और इसमें पुट करते हैं लिमिट्स को, तो r² माइनस r-x का स्क्वायर. फर्दर Gm लैम्डा डिवाइड बाई 2r3
अगर इसको ओपन किया जाए तो ओपन करने के बाद में ये हो जाएगा 2rx माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया F1। इसी तरीके से F2 की कैलकुलेशन करते हैं। तो F2 की कैलकुलेशन उसके लिए बस चेंज ये होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमको ये यूज़ करना होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर हो जाएगा Gm/r²। और उसके बाद में अब की बार जो r है वो यहाँ तक लेते हुए कुछ, और उसके बाद में इस पर कट कर लेंगे यहाँ पर ये dr। तो लैम्डा इंटू dr ये इसका मास हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड मास से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो ये पहला एंड होगा, ये इसका लास्ट एंड होगा इतने रॉड का। तो पहला एंड कहाँ पर है, कैपिटल R पर, और लास्ट जो एंड है वो x आगे जाकर के r प्लस एक्स पे हो जाएगा। तो इसका भी इंटीग्रेशन इजी है, इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इट इज़ gm लैम्डा 1/r² का हो जाएगा माइनस 1/r। लिमिट पुट कर लेंगे r टू r प्लस एक्स। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो gm लैम्डा, और फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 1/r माइनस दिस। कुछ एलसीएम वगैरह अगर ले लिया जाए इसमें तो gm लैम्डा और r कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा ऊपर, नीचे हो जाएगा r इंटू r प्लस एक्स। तो अगर F1 और F2 को यहाँ पर ऐड करके लिख दिया जाए इस एक्सप्रेशन में तो यही हो जाएगा इसमें नेट फोर्स। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन दिस रॉड। इसके बाद में जो अगला पार्ट यहाँ पे कह रहा है, अगले पार्ट में x अगर r के कंपैरिजन में बहुत कम हो तब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट फोर्स क्या होगा। तो पार्ट बी में अप्रोक्सीमेट फोर्स, तो अप्रोक्सीमेशन अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो 2rx यहाँ पे x² आ रहा है तो उस x² को नेगलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर ये r प्लस एक्स हो रहा है तो r प्लस एक्स, तो r में अगर x ऐड करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ से इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो एक यहाँ से आप नेगलेक्ट कीजिए और ये वाला जो टर्म है इसमें यहाँ से नेगलेक्ट कीजिए। तो जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पर ये बन जाएगा gm लैम्डा डिवाइड बाई 2r³, ये हो गया 2rx। और जो सेकेंड टर्म है वो बन जाएगा gm लैम्डा, और सिर्फ नीचे यहाँ पर इस x को हटाने के बाद में r² हो जाएगा और ये हो गया x। ऊपर भी यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये r का ये हो जाएगा r²। तो यहाँ पे ये gm लैम्डा x बाई r², gm लैम्डा x बाई r², तो टोटल मिला के हो जाएगा 2gm लैम्डा बाई r² इंटू एक्स। तो ऑब्वियस है कि ये जो फोर्स है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है और उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी इधर की तरफ आ रहा है और इधर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तब होगा जब यहाँ पे जो रॉड है वो कम्प्लीटली अंदर होगी, तो जितना लेफ्ट वाले पे फोर्स लगेगा उतना राइट वाले पे फोर्स लगेगा। तो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम इतना फोर्स लग रहा है। तो जो अगला पार्ट है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस पूछे गए हैं। जो सी पार्ट है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, यानी कि एक्स को कम करते हुए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसका मतलब है कि जो मोशन है वो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इसमें। तो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, और इसको अगर कंपेयर कर लें तो एफ इज इक्वल टू के एक्स टाइप का फोर्स यहाँ पर। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 1/2 पाई √k/m। तो 1/2 पाई के की जगह पे हो जाएगा x के अलावा बाकी जो भी है वो k हो जाएगा इसका। तो 2gm लैम्डा डिवाइड बाई r², और मास को लैम्डा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो लैम्डा और टोटल लेंथ है यहाँ पे रॉड की 2r, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा विल बी कैंसल्ड। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 1/2 पाई gm डिवाइड बाई r³। अब इस क्वेश्चन में जो हमने SHM बाद में प्रूफ किया, तो जो नेट फोर्स हमने निकाला था वो इंटीग्रेशन के थ्रू निकाला था, यानी कि हमने F1 F2 को ऐड किया, उससे इंटीग्रेट किया, तब जाके यहाँ पे नेट फोर्स आया। उस नेट फोर्स में फिर बाद में हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया। अप्रोक्सीमेशन यूज़ करने के बाद फिर बाद में यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट करी। लेकिन हो सकता है कि अगर इसको कम्प्लीटली SHM का क्वेश्चन देना चाहें एग्ज़ाम में तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को अवॉइड करवा सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकालना पड़ा था, तो हो सकता है कि सिर्फ बस इतना ही दिया जाए, यहाँ पे सिर्फ सी पार्ट ही दिया जाए। और सी पार्ट दिया जाए तो उसमें हमें थोड़े जल्दी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर सिर्फ सी पार्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना ही पॉसिबल है, बिना इंटीग्रेशन के थ्रू गए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कर पाएंगे इंटीग्रेशन के बिना यहाँ पे अगर सिर्फ SHM के लिए सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन दी गई थी तो उसमें x को काफ़ी स्मॉल बताया गया, यानी कि ये जो पार्ट है वो काफ़ी स्मॉल है। और जो नेट फोर्स आ रहा है वो नेट फोर्स किसके वजह से आ रहा है यहाँ पर, तो जो पार्ट x बाहर है, एक तो इस पार्ट की वजह से नेट फोर्स आ रहा है, और जो x यहाँ पर ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर ये नेट फोर्स आ रहा है। और अगर x अगर बहुत कम निकलेगा तो इसका मतलब है कि x अगर यहाँ पर बहुत कम है तो इसका मीनिंग हम यहाँ पर ये निकालेंगे कि
बहुत ज़्यादा इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज नहीं हुआ होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड होता कितना है, तो सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है GM/r², स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाता है। तो अगर मैं इसके जस्ट थोड़ा सा बाहर जाऊँगा और जस्ट थोड़ा अंदर जाऊँगा तो अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई खास चेंज आया नहीं है। तो ये जो एक्स लेंथ जो थोड़ी बाहर है और एक्स लेंथ जो थोड़ी अंदर है, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई खास चेंज नहीं है। तो आप यहाँ पर ये जो 2x लेंथ हो गई एक तरीके से, ये 2x लेंथ जिस पे आप फोर्स निकाल रहे हो, जैसे ऊपर भी किया गया 2x लेंथ, x लेंथ अंदर x लेंथ बाहर, इस 2x लेंथ पे आप ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हो। और ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिया जाए तो तरीका यहाँ पर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, इट कैन बी अ मेथड नंबर 2। लेकिन ये सिर्फ काम किसके आएगा, जो बाद वाला पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें x को काफ़ी स्मॉल लिया गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपका हो जाएगा GM/r² अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, पूरी 2x लेंथ के लिए वही माना जा सकता है क्योंकि x बहुत कम है यहाँ पर। और 2x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर दें तो नेट फोर्स हो जाएगा इस पर λ×2x। तो आप कंपेयर कर लो, यहाँ पर 2 GM λx/r², यहाँ पर भी वही है 2 GM λx/r²। तो नेट फोर्स उतना ही आ गया यहाँ पे अंडर दिस अप्रोक्सीमेशन। तो अपना टाइम हम इस तरीके से बचा सकते हैं।